नहीं, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से वो कहीं तुमने न्यूज में आधा शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा। पहली तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि ये जो डॉलर विज़विज़ इंडियन रुपी की जो वैल्यू होती है, या तुम ये ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आप जरा आइए, ऑन कीजिए वीडियो वीडियो, कम बैक क्लास में आओ। ऐसा थोड़ी है पर्दे में दीवार में कोई तुम वो क्या कुछ पर्दा नशी क्यों हो? आओ सामने मैदान के अंदर। ये क्या तरीका, बात हो रही है तो तुम ब्लैक होल की तरह बात करोगे क्या? आओ सामने, ऑन करो अपना वीडियो एंड अदर्स, चलिए वीडियो वीडियो ऑन कीजिए, क्लास में आइए। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता मैं अपनी क्लास वीडियो ऑफ करके बैठूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, लेकिन यू कैन नॉट हैव दैट लिबर्टी। तो हाँ ये, अब अरिन तुम देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो तुम, मालूम पड़ रहा ना तुम, लॉकडाउन का तुमने कितना अच्छा यूज किया। अंश यू आर रेडी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम? अंश, ध्रुवी, हाँ सर। दृष्टि, शुभी, महक तो कभी मैंने देखा ही नहीं, महक को कैसी लगता है ना। किसी लड़के का नाम है महक कि किसी लड़की का नाम है ना, मुझे मालूम ही नहीं। हाँ अरिन देखो, ऐसा आता है कि व्हाट यू हैव आस्क्ड इज दैट इज एक जब डॉलर की और इंडियन रुपी की हम बात करते हैं तो डॉलर और इंडियन रुपी की जो वैल्यू होती है वो आरबीआई नहीं डिसाइड करती, इट इज अ मार्केट दैट डिसाइड्स। ठीक है, मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर वो सारे लोग होते हैं जो फॉरेन करेंसी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी का जिनका काम है, फॉरेन करेंसी का काम है किनका, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स होती है। आरबीआई भी डॉलर खरीदती है, डॉलर बेचती है, येन खरीदती है, येन बेचती है, वो तो वो भी करती है, यूरो खरीदती बेचती है। बैंक्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स भी होती हैं जो फॉरेन करेंसी खरीदती बेचती है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, कुछ वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पड़े हुए हैं कि पूरी कंट्री की करेंसी को वो ऐसा उठा पटक मचा देते हैं। एक सोरोस करके है बंदा, उसने तो इंग्लैंड के ऊपर एक हाँ वो मचा दिया था, इंग्लैंड की करेंसी को शॉर्ट कर दिया था, ये गिरने वाली है इसकी वैल्यू कैसे खरीद के, ऐसा उसने पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ बिग शॉट्स इन द फॉरेन मार्केट। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है इससे 10 गुना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। 10 गुना होगा, 50 ऐसे कुछ होगा, मुझे मालूम, बट 10 टाइम्स टू 50 टाइम्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो सो बिग मार्केट। तो वहां पे लोग जो हैं वो डील करते हैं, तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, आरबीआई अकेले नहीं कर सकते। आरबीआई इज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स इन द मार्केट, आरबीआई खरीदने बेचने वाली भी एक पार्टी है। But then RBI is just one. There are hundreds and hundreds of other people, thousands of them. और बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े, कुछ पैसे का खूब अनाप शनाप काम होता है। तो वो लोग मिलकर डॉलर और रुपये की वैल्यू डिसाइड होती है, किसी एक के कहने से नहीं होती। आरबीआई क्या करता है, अभी आपके आगे चैप्टर में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में भी पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज में। आरबीआई का काम उसके अंदर सिर्फ इतना है कि आरबीआई उस मार्केट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है। पहली बात तो अपने को समझना पड़ेगा डॉलर महंगा और सस्ते से मतलब क्या। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक डॉलर 75 रुपीज का है और अब डॉलर 77 रुपीज का हो गया, ठीक है, तो इंडियन रुपी की वैल्यू गिर गई एंड डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। दैट इज व्हाट, बिकॉज इंडिया, अब आपको पहले एक डॉलर के लिए 75 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब आपको 77 देने पड़ रहे। तो दी रुपी वैल्यू इज डिक्रीजिंग विज़ डॉलर, डॉलर की तुलना में रुपी की वैल्यू गिर रही है। अगर एक डॉलर के बदले 75 है और अब वो 73 हो गया, तो दैट मींस रुपी वैल्यू इज इंक्रीज, नाउ यू हैव टू गिव लेस रुपीज एज कंपेयर टू डॉलर। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो डॉलर और रुपी के बीच में, ठीक है, थैंक यू मैम, तो डॉलर डॉलर और रुपी के बीच में ऐसा कनेक्शन चलता रहता है। तो डॉलर और रुपी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अब क्या होता है, व्हाट डू वी वांट एज अ कंट्री, हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रुपी की वैल्यू, इंडिया जो है, इंडियंस होंगे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रुपी की वैल्यू को कम रखना चाहें। व्हाई वी वुड लाइक टू कीप आवर रुपी वैल्यू लेस? उससे ये होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने अपना कोई एक प्रोडक्ट बेचा, आई हैव टू सेल अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, अगर ये इंडिया में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 75 रुपीज का है,
तो जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचूंगा तो $1 में मिलेगा, तो कोई अमेरिकन खरीद रहा है तो उसको $1 देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, टू पुट दिस स्ट्रेट है ना, सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन, कि इंडियन आज $1.75 का आता है और रुपी की वैल्यू बढ़ गई और अब $1 मान लीजिए 50 का हो गया एकदम, मतलब वैसे ये बात 75 है, 74, 74 एंड हाफ, 73 सब में होगा, बट जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। $1 आज ₹50 का वो हो गया, तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई। तो आज अगर ये अमेरिकन मार्केट में जाएगा तो जहां अमेरिकन को पहले, एक अमेरिकन सिटीजन को $1 देना पड़ रहा था, आज ये ₹50 का एक डॉलर हो गया, तो वहां के सिटीजन को $1.5 देना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो हमारा इंटरेस्ट ये होता है, एज अ कंट्री we want to keep the value of our currency low, just because in the international market our exports are cheaper, so we will be able to sell more in the international market. International market में हम ज्यादा बेच पाएंगे, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, अदरवाइज हमने कम नहीं की, हमारी वैल्यू बढ़ गई और चाइना की वैल्यू कम हो गई, तो चाइना के लोग ज्यादा खरीदेंगे, उसका सस्ता पड़ेगा, हमारा महंगा पड़ेगा, जबकि हमारी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, हमारे और चाइना के प्राइस सेम हो सकते हैं लोकल मार्केट के हिसाब से, बट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई कंट्रीज वांट टू कीप द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी डाउन, सो दैट they can get lot of exports orders, उनको एक्सपोर्ट करना ज्यादा ऑर्डर, ये की। बट इसका दूसरा साइड भी है। अब अगर मान लीजिए पहले $1 का मैं इंपोर्ट करता था तो मुझे ₹75 देना पड़ता था, ठीक है, अब मेरी रुपी की वैल्यू बढ़ गई, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर, इंपोर्ट के अंदर इट वुड हैपन दैट, एक तो अगर रुपी की वैल्यू बढ़ गई हमारी, तो रुपी की वैल्यू बढ़ने से एक्सपोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा महंगा भी मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। अब $1 के बदले मुझे ₹50 देना पड़ेगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट करूंगा तो जो फॉरेन नेशनल, मैं डॉलर, यूएस डॉलर की अगर बात कर रहा हूँ, तो एक अमेरिकन जो पहले $1 में मेरा चीज खरीदा था, अब वो $1.5 में खरीद रहा है, उसको 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 ज्यादा देना पड़ रहा है पैसा। तो जब उसको ज्यादा देना पड़ रहा है तो उस केस के अंदर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो क्या होता है कि जब हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट्स बिकम डिफिकल्ट, और एक्सपोर्ट्स रिड्यूस, बट इंपोर्ट्स बिकम चीपर, इंपोर्ट सस्ते होते हैं। एंड दैट इज द अदर वे अराउंड, दूसरी जगह वैसा होता है, अगर हमारा इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी, है ना, $1 अगर मान लीजिए 75 का है, फिर $1 77 का हो जाता है, तो एक्सपोर्ट्स तो सस्ते हो जाएंगे। अब मैं पहले $75 की चीज $1 में बेचता था, अब मैं $80 की चीज $1 में बेचता हूँ, तो वहां वाले को लगेगा यार सस्ता हो गया यार, तो इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता, वो ज्यादा खरीदेगा। बट ऑन द अदर साइड, जब मैं $1 की चीज इंपोर्ट करता था तो मैं 75 देता था, अब $1 की चीज इंपोर्ट ₹80 देना पड़ा। तो इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव when the value of the home currency decreases. Exports become cheaper, but imports become expensive. तो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है ये ट्रेड ऑफ है। जैसे एक होता है ना, मेला वगैरह में आपने देखा होगा, गांव में ऐसा होता है, मूवीज में भी देखा होगा, एक रस्सी पे होता है, यू हैव टू बैलेंस, आप लकड़ी है ना पकड़ के चल रहे हैं, यू आर होल्डिंग अ रॉड एंड देन यू आर वॉकिंग ऑन द रोप, so if you bend this side you fall here, or if you have to strike the balance. तो ये कुछ ऐसा खेल है, it is, हर चीज पॉजिटिव नहीं है, if there is positive one side there is a negative the other side. If the imports become cheaper, then the export become expensive. If the exports for the other country become cheaper, तो ये आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो the countries की इच्छा ये होती है, कंट्री के लिए अच्छा क्या है, now you can't have either of them, आपको इंपोर्ट्स भी करना है और आपको एक्सपोर्ट भी करना है। तो what you wish is, time being ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, but in the longer duration you would like to keep your currency stable. स्टेबल रहने में ये होता है कि you don't means you are able to predict, बिजनेसमैन के लिए भी इजी रहता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं वो अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मैं अगर आज मान लीजिए $1 ₹75 का है, और मैंने कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 75,000 का कोई एक्सपोर्ट किया है,
तो मुझे मालूम है कि जब वो मुझे पेमेंट मिलेगा तो मुझे $1,000 का मिलेगा, तो $1,000 मिलेंगे, तो $1,000 जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 75,000 हो जाएगा। 75,000 हो जाएगा तो जो मेरी एक्सपोर्ट की कॉस्ट है, मेरा रॉ मटेरियल है, मेरी लेबर है, तो मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अब पता चला कि मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो मैंने 75,000 का एक्सपोर्ट किया, $1,000 का, जब मिलने का बारी आई तो मुझे कम मिल रहा है, डॉलर कम मिल रहे हैं, है ना, बिकॉज इंडियन रुपी महंगा हो गया, डॉलर कम मिल रहा है मेरे को। तो नाउ इफ द इंडिया इज चीपर हो, तो जब डॉलर मुझे कम मिलेगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दीज आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो इसलिए स्टेबिलिटी इज द वन फैक्टर व्हिच दे कीप। और जहां तक जो तुमने एक क्वेश्चन किया आरबीआई का, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे मुझे अभी उसका एकदम एक्स्ट्रा ध्यान नहीं आ रहा है, बट पहली चीज तो ये है कि डॉलर और रुपये की वैल्यू इज ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल मार्केट। आरबीआई का रोल है, आरबीआई का रोल क्या है, जब आरबीआई, मैंने उस चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज वाले में, कि अगर मान लीजिए इंटरनेट, हमने किया है कि वो चैप्टर नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बजट वाला किया था, कुछ चैप्टर किए ना हमने मैक्रो के, तो मनी एंड बैंक, अच्छा, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जब आरबीआई देखता है कि रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, रुपी इज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव और डॉलर सस्ता हो रहा है, रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, तो आरबीआई जो है इंटरनेशनल मार्केट में जाता है और वो रुपये की वैल्यू गिराने की कोशिश करता है। कैसे गिराने की कोशिश करता है, वो कहता है ये लो रुपया, और डॉलर खरीदता है, तो डॉलर खरीदेगा और रुपए देगा, तो रुपए जो ज्यादा मार्केट में सप्लाई, वो आरबीआई मार्केट में रुपये की सप्लाई बढ़ाता है। जब आरबीआई सप्लाई बढ़ाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की सप्लाई बढ़ती है, तो जब रुपये की सप्लाई बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू गिरते जाएगी और डॉलर एक्सपेंस हो जाएगा। तो लाइक दैट, अगर आरबीआई को गिरानी होती है वैल्यू तो आरबीआई एंटर करके करता है, बट ऐसा वो रेगुलर नहीं करता। अब ये जो तुमने कहा है, अगर ऐसा कुछ आरबीआई ने रिसेंटली किया है, और उल्टा भी कर सकता है, आरबीआई जो है रुपए देके डॉलर खरीद भी सकता है, रुपए देके डॉलर खरीद सकता है, या रुपए बेच के जो है, तो आरबीआई डॉलर बेच के रुपए खरीद सकता है। तो आरबीआई ये सब करता है, एक, अगर वो उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक लिमिट के ऊपर नीचे जाता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन आरबीआई कितना कर सकता है इसकी लिमिट है, आरबीआई के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। आप अपने अकेले अपने बूते पर किसी चीज को कोई गिर रही है प्राइस, मान लीजिए इंडियन रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो आप रोकने की कोशिश करो, तो एक लिमिट तक आरबीआई रोक सकता है, आरबीआई बहुत ज्यादा नहीं रोक सकता। पहले हुआ है हिस्ट्री में, लोग कहते थे कि अरे रुपया इतना गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, 75, 78, 77, 78, 79, व्हाट आरबीआई इज डूइंग। तो आरबीआई कहता है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव अ लिमिटेशन, हमारे पास अब रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लोग रुपया बेच रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग रुपीज, इंडियन रुपी आईएनआर एंड बाइंग यूएस डॉलर्स। तो अब आरबीआई ने क्या करना है, उल्टा करना है, आरबीआई, लोग बेच रहे हैं आईएनआर और डॉलर खरीद रहे हैं, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, डॉलर देके आईएनआर खरीदना पड़ेगा। तो उसके पास इतना डॉलर होना चाहिए, कितना बिलियंस एंड करोड्स ऑफ डॉलर्स होने चाहिए कि आरबीआई डॉलर के, ये लो डॉलर, हम रुपए खरीदते हैं, तो उल्टा उल्टा उसको जाना है, जिससे कि मार्केट का ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। तो ऐसा एक लिमिट तक कर पाती है आरबीआई, बट इट इज नॉट एबल टू डू। अभी ऐसा कुछ किया है क्या आरबीआई ने रिसेंटली रुपये की वैल्यू को चेंज करने का? आज आया था ई में कि वो क्या कह रहा हूँ, इंक्रीज कर दी। आई एम नॉट एबल टू गेट यू, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ सर, आज ही आया था कि उसकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी है। हाँ, तो आरबीआई ने अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज की है, तो इसका मतलब आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडियन रुपये खरीदा होगा। तो अगर इंक्रीज कब कर सकती है, जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई बल्क में खूब सारा इंडियन रुपये खरीदे, और ये लो डॉलर, तो इंडियन रुपये खरीदेगी तो इंडियन रुपये की डिमांड आएगी, तो डिमांड आएगी तो वैल्यू बढ़ेगी। बट आई हैव टू सी कि व्हाई इट वुड डू इट। अब तुम्हारा कहना है कि उसने इसलिए खरीदा है जिससे कि इंपोर्ट सस्ते हो जाए, तो ठीक है, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, बट एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। तो अभी तो हो सकता है ये टाइम बीइंग, इसलिए अभी मुझे न्यूज़ देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग, हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है ऑयल का, वी इंपोर्ट लॉट ऑफ ऑयल, और ऑयल जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अगर हम अपने इंपोर्ट सस्ते कर देंगे तो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट ये पड़ेगा
कि हमारा जो है ऑयल बिल कम हो जाएगा, ऑयल पे खर्चा कम हो जाएगा। तो ऑयल पे खर्चा कम हो जाएगा तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। बजट हमने पढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट गोस। इस हिसाब से चीज होती है। तो मैं देखता हूँ न्यूज आगे और क्या उसके अंदर है। अगर is there something more to it what I am able to understand right now I tell you, तो I have to see that। वो तो मुझे शेयर करना उसकी लिंक विंक if that is something। हाँ हाँ सर, कर दूंगा। I'll read it and then I'll be able to talk about it more। ठीक है, anybody else any other question? किसी और के दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? I'm moving to another thing now। Last time हमने कुछ डिस्कशन किया था and we had discussed about domestic income and the national income। अब मैंने आज आपको कुछ शीट्स भेजी हैं and those sheets basically relate to further of that, है ना। उसके आगे हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के आगे हम जाएंगे। और वो जो शीट मैंने आपको भेजी है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो अब आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू वन अनदर सिंपल थिंग। और just a minute, yes I have to open this one। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये मुझे आपको बताना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज लास्ट टाइम ये बताई थी, एन फीफा एन फीटा, इनके बारे में रिलेशन बताया था। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम, आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि डोमेस्टिक इनकम इज डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट्स रहते हैं, दोनों रेसिडेंट्स उनकी इनकम है। आप इसमें से नॉन रेसिडेंट्स की इनकम को माइनस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इसके अंदर आप प्लस करते हैं रेसिडेंट्स की दूसरी टेरिटरी से जो इनकम हो रही है, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फीफा माइनस फीटा, जिसको हम कह रहे थे एन फीफा, तो एन फीफा आप प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक इनकम से यू आर एबल टू गेट द नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम मिल जाए। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, जिसको डाउट है वो बता दे, जिसको नहीं है वो भी बता दे कि डाउट नहीं, तो आई शुड नो। any confusion, any doubt in this and FIFA and national income, domestic income? सर बार बार वो वर्क फ्रॉम और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में कंफ्यूजन, ओके ठीक है। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक इनकम और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया जाए तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं ना। ये सर फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट इन दिस? वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट्स की बात एक बार हम फिर से करेंगे। फिर अब क्या होता है, एक हम अब दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो सकता है। जैसे कि एक इकोनॉमी के अंदर में क्या होता है, जब हम कोई इंडस्ट्री है वो कुछ प्रोडक्शन करती है, तो ओके लेट मी एक्सप्लेन दैट वे। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं
हम उसकी कॉस्ट देखते हैं, प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट है। ये कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट होती है जो हमने वेजेस एंड सैलरीज दिए हैं, जो हमने रेंट दिया है, जो हमने इंटरेस्ट दिया है, और जो बिजनेस का रीजनेबल प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर, इन सब को हम ऐड करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन वी आर नॉट एबल टू सेल इन द मार्केट एट सेम प्राइस। मान लीजिए हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो 100 रुपीज आ रहा है, हम मार्केट में इसी प्राइस पे नहीं बेच पाते। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ऐसा है कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 10% का, जीएसटी लगा दिया उसने, ये हो गया टैक्स। तो मार्केट में जाके बिकता है 110 पे। तो इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, इसको मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो हो गया मेरा मार्केट प्राइस हो गया। तो मैं यहाँ पे ये चीज कह सकता हूं कि किसी भी हमारे आउटपुट की कॉस्ट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी चीज में टैक्स लेने के बजाय उनको सब्सिडी दे, उल्टा उनको कहे कि ठीक है आप जो है कम दाम में बेचिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू नीड टू सेल इट। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 100 की आपकी कॉस्ट आ रही है, तो गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि अलाउ दी सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ने सपोज 10 रुपीज की सब्सिडी दे दी, तो आपकी कॉस्ट आ रही 100 रुपीज, 100 रुपए 10 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है आपको कि आप लीजिए, हाँ 100 का मार्केट में बेचिए, 10 रुपीज हम दे रहे हैं, तो यू आर एबल टू सेल इन द मार्केट फॉर 90 रुपीज। तो आप उसको 90 रुपीज में मार्केट में बेच पा रहे हैं। सो दिस इज रिफर्ड टू एज द सब्सिडी। ठीक है, इसको हम सब्सिडी की वजह से हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी ज्यादा होती है और मार्केट प्राइस हमारा कम हो जाता है, तो वी आर एबल टू सेल एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट, हम मार्केट में कम दाम पर बेच पाते हैं। तो सब्सिडी से क्या होता है, मार्केट प्राइस रिड्यूसेस। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, दूसरा फॉर्मूला हमारा हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि दोनों एक साथ नहीं होता। गवर्नमेंट किसी बिजनेस में सब्सिडी देती है तो उस बिजनेस से गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स कुछ बिजनेस में है, कुछ बिजनेस में सब्सिडी। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में दो प्रोड्यूसर्स, देयर आर टू प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट प्राइस 100 है, दूसरे प्रोड्यूसर की भी कॉस्ट प्राइस 100 है। इस प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 15 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स देना है, तो मार्केट प्राइस होगी 115। इस प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 5 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं 5 रुपीज की, तो ये जो प्रोड्यूसर है मार्केट में बेचेगा 95। तो मैं बोलता हूं पूरी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 200। इसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स 15, सब्सिडी 5, तो ये हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब 10, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 115 प्लस 95, 210। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा फॉर्मूला हुआ कॉस्ट प्राइस प्लस एनआईटी, एनआईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी घटी हुई है, इज इक्वल टू प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी एट द मार्केट प्राइस। तो आई कैन से दिस कॉस्ट प्राइस प्लस एनआईटी is equal to market price. NIT क्या है, NIT is indirect tax minus subsidies is net indirect tax. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस हमारी
100 है, इनडायरेक्ट टैक्स 15 है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स को 5 कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 5 है, तो मार्केट में जो प्राइस हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 105। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है आप सब्सिडीज 15 रुपए ले लीजिए, टेक 15 रुपीज एज सब्सिडीज। गवर्नमेंट को खर्च सब्सिडी देने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो यहां पर जो हमारी मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी 85। तो यहां पर अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स निकालूंगा तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा मेरा 5 माइनस सब्सिडीज इज 15, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा -10, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल बिकम -10। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मेरा फॉर्मूला, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 190, दिस टोटल बिकम्स 190, 105 प्लस 85 190। तो जो मेरा फॉर्मूला हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस में है, तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस में है तो कॉस्ट प्राइस में जब माइनस प्लस, ये मेरा फॉर्मूला तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मेरा मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये मेरा 200 था, मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज -10, तो ये हो जाएगा 190। और दूसरी चीज ये भी है कि मैं इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को एनआईटी जो है, एनआईटी को कह सकता हूँ नेट सब्सिडीज भी कह सकता हूँ। तो अगर मैं सब्सिडीज में से इनडायरेक्ट टैक्स घटाता हूँ, इफ आई पुट इट एज नेट सब्सिडीज, नेट सब्सिडीज का मतलब होता है सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको मैं बोलता हूँ नेट सब्सिडीज। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस एनआईटी, अगर क्वेश्चन में नेट सब्सिडीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में नेट सब्सिडीज दिया हुआ है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अगर एनआईटी है तो प्लस होगा और नेट सब्सिडीज है तो माइनस होगा, और अगर एनआईटी +10 है तो वही जब हम नेट सब्सिडीज बोलेंगे तो नेट सब्सिडीज वो -10 हो जाएगा, और अगर नेट सब्सिडीज +10 है तो वही चीज एनआईटी जो है वो -10 हो जाएगा। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपका प्लस जो है नेट सब्सिडीज इज +10, देन इट विल बिकम -10 एनआईटी, और एनआईटी अगर +10 है तो नेट सब्सिडीज -10 हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट गोज। तो आपका फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस एनआईटी या कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सब्सिडीज। सर तो ये मतलब अपन जब प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर जब गुड सप्लाई करते तब होता है। एक्चुअली मैंने आपको 2 सेक्टर मॉडल समझाया है, इसके अंदर एक सेक्टर और होता है, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। जब गवर्नमेंट सेक्टर होता है ये तब होता है, मतलब टैक्स तो गवर्नमेंट ही लेगी और सब्सिडीज भी गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे जो फर्म है और ये हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और ये फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं। चलो मैं सिर्फ मनी फ्लो दिखा रहा हूँ, रियल फ्लो नहीं दिखा रहा हूँ, मनी फ्लो दिखा रहा हूँ। तो इनको फैक्टर पेमेंट्स मिला, फैक्टर पेमेंट्स कितने का मिला 100 रुपीज का। अब ये जब खरीदने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे देयर इज अ गवर्नमेंट आल्सो, इसको मैं नीचे कर लूं जरा एक सेकंड, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट इनसे कह रही है कि यू नीड टू गिव अस टैक्सेस। मैं एक बार इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात ही नहीं करता, चलो थोड़ी देर के लिए सिंपल केस करने के लिए। गवर्नमेंट ने इनसे कहा आपको टैक्सेस देना है, हमें ये टैक्सेस ले रही है। तो जो इन्होंने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया है, ये इसमें 10 रुपए और जोड़ देंगे, क्योंकि 10 रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो जब ये खरीदने जाएंगे, कौन, हाउस होल्ड खरीदने जाएंगे, तो हाउस होल्ड से कहा जाएगा आपको 110 रुपीज देना है। तो हाउस होल्ड कहेंगे कि भाई हम 110 रुपए कैसे दें,
हमारे पास इनकम ही 100 रुपए की। नाउ इट इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये 10 रुपीज जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया ये हाउस होल्ड के ऊपर खर्च करे। कैसे खर्च करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, in the form of medical facilities, in the form of education, basically in the form of public goods। उनको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये जो 10 रुपीज गवर्नमेंट ने लिया है ये वापस से हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। हाउस होल्ड्स will get it back, and when the households get it back, then they would be in a position to spend 110। So government is not supposed to keep that 10 tax penny, government is supposed to give it back to the society, वापस कंट्री में देना उसको। and then households फिर 110 का, तो गवर्नमेंट ने टैक्स लिया और वो टैक्स वापस से खर्च कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो इसकी जो फर्म की कॉस्ट प्राइस है बनाने की कॉस्ट प्राइस तो 100 थी, जब उन्होंने हाउस होल्ड को बेचा 110 में बेचा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात की। कुछ लोग, कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी में ऐसे होंगे कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, उनसे टैक्स नहीं लेगी, उनको कहेगी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है। सपोज 10 रुपीज की सब्सिडी दी गवर्नमेंट, तो इनका कॉस्ट आया 100 रुपीज और 10 रुपीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। 100 रुपए कॉस्ट आया, जिसमें से 10 रुपए तो गवर्नमेंट ने दे दिया। इन्होंने फैक्टर पेमेंट किया 100 का, इनको इनकम हुई 100 की और गवर्नमेंट ने 10 रुपीज दे दिया, तो ये कहेंगे कि ठीक है अब हम आपको 90 रुपीज में बेच देंगे क्योंकि 100 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया। तो ये जो परचेज करेंगे हाउस होल्ड्स कितने में परचेज करेंगे? हाउस होल्ड्स 90 में परचेज करेंगे। तो आप कहोगे हाउस होल्ड्स के बाद 10 रुपए बच गए। तो जब इनको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो सब्सिडी देने के लिए पैसा चाहिए ना, तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड के पास आई, बोला आप टैक्स दो, तो ये जो 10 रुपए बच गए ना गवर्नमेंट ले लेगी आपसे, क्योंकि गवर्नमेंट को हाँ सब्सिडी देनी है तो आपसे ले लेगी 10 रुपए। तो गवर्नमेंट टेक बैक दैट 10 रुपीज फ्रॉम यू एंड गिव इट टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। इसीलिए लोग कहते हैं कि सब्सिडीज आर नॉट एक्चुअल सब्सिडीज। सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है बट वो पैसा कहाँ से रहा है? आपसे आ रहा है। लेकिन बस सब्सिडीज का एक ये पॉइंट है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आप किनसे ले रहे हो? जो अफोर्ड कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट टैक्स उनसे ले रही है और किसको सब्सिडी दे रही है? उन लोगों को दे रही है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक पे खर्च हो रहा है। अगर वो सही से खर्च हो रहा है तो लेट अस अज्यूम कि सही से खर्च हो रहा है, तो अगर वो सही से खर्च हो रहा है तो पब्लिक पे खर्च हो रहा है। बट देन it is redistributing the wealth. Truly speaking, the form of subsidies is redistributing the wealth. Rich से लेकर poor पे ज्यादा खर्च किया जाता है। That's it. So ये प्रॉपर डेफिनेशन बता दो। Yeah. सब्सिडी की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है? Subsidy is a sort of it reduces your cost basically. The purpose of subsidy, वैसे एक्चुअल में सब्सिडीज दो तरह की होती है। एक सब्सिडी होती है कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी भी होती है। जैसे कि आप कहीं एक बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं और उस फैक्ट्री की कॉस्ट आपको आ रही 10 लाख रुपए, एग्जांपल दिया, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है 1 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, आपका सिर्फ 9 लाख लगेगा। तो आप क्या सोचते हो? अरे फायदा हो गया, 10 की चीज बन रही है, हमारा 9 लाख लग रहा है। तो आप जब अपना टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे कि फैक्ट्री लगाने की क्या कॉस्ट आएगी, तो आप 9 गिनोगे क्योंकि 1 लाख गवर्नमेंट। ये होती है कैपिटल सब्सिडी। ये गवर्नमेंट एनकरेज करने के लिए प्रोडक्शन फैक्स देती है, तो मैं उस सब्सिडी को हम यहाँ नहीं इंक्लूड कर रहे। एक दूसरी सब्सिडी होती है which is to the purpose is to reduce your cost of production. The purpose is to reduce your cost of production, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, अब आप उसको सस्ते में दे सको लोगों को। दैट इज द सब्सिडी। एक वो सब्सिडी होती है। तो मैं उस सब्सिडी की बात कर रहा हूँ which the government is giving you
एंड गवर्नमेंट इज मीटिंग द, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस पे सब्सिडी अब तो आजकल तो खत्म ही हो गई है, वर्चुअली उसको मिल रही होगी, दे रही है कि नहीं दे रही कुछ किसी को नहीं मालूम, तो वो सब्सिडी था। आज आए वो रियल ओपन मार्केट में आप कुकिंग गैस लेने जाओ तो 700, 750 या 800 जो भी आएगा, 700 के आसपास होगा। लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के थ्रू का मिसयूज हो रहा है, तो जो लोग खरीद रहे हैं, आपको 12 सिलेंडर तक एक टाइम था कि गवर्नमेंट उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाता था, सो दैट यू आर बाइंग इन द मार्केट फॉर 700, बट से फॉर एग्जांपल आपके 150 रुपीज यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो अल्टीमेटली आपको वो सिलेंडर तो 650 का मतलब 550 का पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 150 रुपीज का सब्सिडी दे दिया, जो भी था सब्सिडी में दिया, बट देयर वाज लाइक दैट। तो बट उसकी लिमिट थी कि आपको इतने सिलेंडर्स की सब्सिडी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सब्सिडी के तो ये इट इज आल्सो टाइप ऑफ सब्सिडी। फिर गवर्नमेंट को उन चीजों में सब्सिडी देने की जरूरत पड़ती है जिनमें उनको लगता है कि ये वीकर सेक्शन यूज कर रहा है, जैसे फर्टिलाइजर पर दे सकती है गवर्नमेंट, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्टिलाइजर का सपोज 100 रुपीज kg आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है 20 रुपीज हम दे देते हैं, किसान को आप 80 रुपीज में बेचिए, सेल इट टू द फार्मर फॉर 80, तो फार्मर को कॉस्ट कम पड़ती, वो 100 की बजाय वो 80 रुपीज में खरीद रहा है, तो फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो वो ज्यादा क्रॉप सस्ते में बेच पाएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अभी हम जो सब्सिडी देखते हैं, जो अभी भी है सभी जगह करीब करीब, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। गवर्नमेंट 2 रेट में देती है, अगर आप फैक्ट्री के लिए कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं उसका रेट ज्यादा होता है, 7 रुपीज के आसपास होगा शायद, और आप हाउस होल्ड के लिए खरीदते हैं तो 2.5 रुपीज पर यूनिट या 3 रुपीज पर यूनिट, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ सब्सिडी। इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो उसकी यूनिट के रेट ज्यादा है, हाउस होल्ड के लिए खरीद रहे इलेक्ट्रिसिटी तो उसकी यूनिट की रेट कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। अब ये कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, इन दोनों के बीच की कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि उसको 2.5 रुपए की कॉस्ट आ रही है तो वहां पे प्रॉफिट कमा रही है, या वहां पे 7.5 की कॉस्ट आ रही है तो यहाँ लॉस ले रही है, ना, गवर्नमेंट के पास कॉस्ट बीच की कॉस्ट होगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इंडस्ट्रीज में 7.5 रुपीज पर यूनिट दे रही इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड्स को 2.5 दे रही, तो गवर्नमेंट को कॉस्ट, अगर इक्वल डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस होल्ड खरीद रहे हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज खरीद रही है, तो गवर्नमेंट की कॉस्ट 5 रुपए के आसपास आ रही है, ऐसा बताओ, तो 5 रुपए में एक को 5 रुपए से कम में दे रही है और एक को 5 रुपए से ज्यादा दे रही है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। जो कॉमर्शियल यूज की इलेक्ट्रिसिटी है उनसे ज्यादा पैसे लेकर जो हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी है वो कम दाम में देकर वहां का लॉस वहां पे पूरा कर रही है। There is another example of subsidy in railway fares. ट्रेन भाड़ों में सब्सिडी होती है, जो स्लीपर क्लास की है उसका फ्रेट कम होता है, उसका फेयर कम होता है, नॉट फ्रेट बट फेयर कम होता है, और जो 3 AC क्लास है और जो सेकंड क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, उनका फेयर ज्यादा होता है, तो वहां पे भी क्रॉस सब्सिडी चल रही है। गवर्नमेंट अब वो धीरे धीरे ये सब चीजें बदल रही हैं, there can be another debate whether it is right, सब्सिडी पे हमेशा हमारे कंट्री में डिबेट हुई है कि whether subsidies should be given or not, and सर इस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स रिलीज कर देते हैं, टैक्स इतना नहीं लगाते हैं, sorry come again so टैक्स नहीं लगाते, क्या उसके पहले क्या कहा तुमने? गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स इतना नहीं लगाती जितना लगना चाहिए। सपोजिंगली जब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात आई थी, अभी तो रिसेंटली प्रमोट हो गए, बट जब पहले करना था तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स एक्चुअली 5% कर दिया था, जबकि अपने नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल पे 28% या 18% के टैक्स लगाते हैं। सर फिर ये वाले किस में आते हैं? ये भी एक तरह की नहीं, ये यहाँ पे सब्सिडी नहीं है, यहाँ पे आप डिफरेंशियल टैक्स रेट कर रहे हो, टैक्स रेट आप अलग अलग कर रहे हो। जैसे इनकम टैक्स का भी स्लैब्स है, 10%, 20%, 30%, ज्यादा इनकम है तो 30%, कम है तो 20%, फिर 10%, तो यहाँ पे भी वही टैक्स रेट्स है, मतलब इट इज नॉट फ्री। तो यहाँ पे टैक्स रेट्स जो है वो डिफरेंशियल टैक्स रेट्स, जैसे कि अगर आप सिगरेट्स खरीदते हैं, आज की डेट में सिगरेट्स वगैरह पे सबसे ज्यादा टैक्स, अभी लास्ट टाइम की बात है, लास्ट टाइम जब वो कोरोना में लॉकडाउन खोला था
तो कुछ स्टेट्स ने लिकर के ऊपर खूब टैक्स बढ़ा दिया था, खूब टैक्स। वो क्यों बढ़ाया था उन्होंने? 70% तक टैक्स कर दिया था। और रीजन क्या था उसका? रीजन उसका था अब देखिए, ये जो टैक्स होता है ना, ये इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं, सो व्हाट यू डू इज व्हेन यू वायलेट अ ट्रैफिक रूल यू पे पेनल्टी। पेनल्टी इज नॉट कि पेनल्टी ऐसा नहीं कि आप कोई हमेशा जेल ही हो जाती है सबको, है ना, बट पेनल्टी इज यू पे इन कैश, आप उसको चार्जेस देते हैं। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी। तो फाइनेंशियल पेनल्टी मतलब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या डांट देते हैं, है ना, उसको डांट डपट देते हैं, कभी कभी उसको कुछ। तो जब बड़ा हो जाता है तो उसको डांट डपट तो नहीं जैसे कि डांट दिया, चिल्ला दिया, वो सब कर दिया। वहां पे आप क्या करते हो? यू पुट अ फाइनेंशियल पेनल्टी टू रिस्ट्रिक्ट द पर्सन टू डू दैट थिंग। इसी ढंग से टैक्सेशन इज अ डेटरेंट आल्सो। अगर आपको किसी को रोकना है या लोगों को मना करना है कि आप इस चीज को मत खरीदो, आप उस पर टैक्स बढ़ा दो। उससे क्या होगा कि वो चीज महंगी हो जाएगी। तो जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा लोग उसको नहीं खरीदेंगे, और या खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो if you want to reduce the consumption of any commodity, the tool in the hand of the government is taxation. You increase the tax, so you are discouraging. जैसे मैं सिगरेट की बात कर रहा था। सिगरेट के ऊपर अभी तो ठीक है, अब तो इतना बढ़ गया है कि नहीं। सिगरेट पे पहले क्या होता था? एक्साइज ड्यूटी होती थी। आजकल तो एक्साइज खत्म हो गया, अब जीएसटी है। तो गवर्नमेंट हर साल एक्साइज ड्यूटी सिगरेट में उठाते जाती थी। तो जो आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, वो बोली कि हम सिगरेट बनाना अब तो बंद ही करना पड़ेगा, सिगरेट का धंधा ही खराब कर देगा। तो उनकी सिगरेट बिकती होगी लेकिन उसकी सेल पहले से बहुत कम होगी। तो वो क्या करने लग गए? वो दूसरे बिजनेस में आ गए। They have started, अब ये आज की बात नहीं है, मतलब they have been doing it for years now। अब तो 20-30 साल से हो सकता है ज्यादा भी होगा। तो ये इतने सालों से वो देख रहे हैं ट्रेंड, धीरे धीरे महंगा होता है। तो उनका जो इंडियन टोबैको कंपनी, वो नाम ही उनका सिगरेट बनाने का, बट देन वो बिजनेस ही एक तरह से खत्म हो गया। तो आईटीसी हैज गॉन इनटू कंज्यूमर गुड्स। हमको अपने को मार्केट में सस्टेन करने के लिए अब सिगरेट के अलावा दूसरे बिजनेस में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने गांव से वो आटा है और सब चीज कंज्यूमर गुड्स में आ गया। lot of range of products there they started making over the years। कपड़े तक बनाने लग गया है आईटीसी विल्स वेयर ना, एक उसके वो प्रीमियम सेगमेंट में उन्होंने कपड़ों तक बनाया। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है, क्लासमेट नोटबुक्स इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ आईटीसी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो टैक्सेशन है दैट इज अ डेटरेंट। तो गवर्नमेंट अगर चाहे कंजम्पशन कम कराना तो टैक्स बढ़ाकर कम कराना एक मेथड है, उसका एक तरीका, एक टूल है उसके हाथ। आपको मना नहीं कर सकती गर्दन पे रखे कि डोंट स्मोक सिगरेट। वो ये कह सकती है कि आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक करेंगे तो यू विल हैव टू पे पेनल्टी, बट देन आप स्मोक ही मत कीजिए कहीं पे भी। तो वो नहीं कहती, तो क्या कहती है? महंगा कर देगी उसको, एक्सपेंसिव कर देगी, सो दैट पीपल डोंट यूज इट। तो वही कॉन्सेप्ट इधर है कि आप गवर्नमेंट चाहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता कर दी कि पीपल इंस्टेड, आज आपको खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, तो अब लोग कहेंगे यार व्हाई लेट अस थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल एज एन ऑप्शन, व्हाई नॉट लेट अस गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल रादर देन द पेट्रोल और डीजल व्हीकल। सो द पीपल वुड लाइक टू डाइवर्ट। उससे क्या होगा कि नेचुरली डिमांड उसकी कम हो जाएगी या कम होने लगेगी, इधर डिमांड बढ़ने लगेगी। तो इफ यू वांट टू शिफ्ट द डिमांड यू यूज टैक्सेशन एंड सब्सिडीज एज अ टूल। यहाँ तो जो आपने ईवी का और जो नॉन ईवी व्हीकल्स की बात कही है वो सब्सिडी का नहीं है, वो टैक्सेशन का डिफरेंस का। बट दिल्ली में वो नहीं, वहां सब्सिडी भी है। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी भी। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आप अगर ये खरीदेंगे तो आपको इतना उल्टे सब्सिडी मिलेगी। तो वहां पे पूरा प्लान है उसका कि आप 4 व्हीलर खरीदेंगे तो इतनी छूट। तो जो कॉस्ट आ रही है, टैक्स तो छोड़ो, जीएसटी कम है वो अलग बात है, उसमें उल्टा से गवर्नमेंट कह रही कि
वो और कम हो जाएगी आपकी कीमत, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से भी आपको कम में मिलेगी, तो वहां सब्सिडी भी दी है। तो पर्पस इज टू एनकरेज और मेक पीपल टू शिफ्ट देयर प्रेफरेंसेस, ये इसके लिए टूल यूज होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी कम होती है, ज्यादा होती है, टैक्स ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को लग्जरी प्रोडक्ट मानती है। गवर्नमेंट का कहना है भाई ये प्रोडक्ट जो है, ये गुड्स जो है, ये बहुत सब लोग नहीं खरीदते, इट इज नॉट अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, तो हम उन चीजों को कम करें दाम जो लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है, जो कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, उन पे टैक्स ज्यादा रहती है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। फिर वो पर्सनल गवर्नमेंट के अपने प्रेफरेंसेस भी होते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। Is that okay? Any questions here? So that is what I was explaining to you कि सर एक और डाउट था कि कंपनी के अंदर जो पेंशन फंड होते हैं वो क्या होता है? देखिए पेंशन फंड कंपनीज भी बना सकती हैं, बट दिस पेंशन फंड इज हैंडल्ड बाय द EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देती हैं, उसका एक परसेंटेज आपको काट के गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है उनकी सैलरी का, और जितना आप उनकी सैलरी का डिडक्ट करते हैं उतना पैसा आपको अपनी तरफ से भी देना पड़ता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी की सैलरी 1000 रुपीज है और आई थिंक EPFO का जो रेट है वो 12% है, तो 12% है, तो 120 रुपीज आप उसकी सैलरी में से काट के उसको 880 रुपीज देंगे, तो ये 120 रुपीज गवर्नमेंट के पास जाएगा, EPFO डिपार्टमेंट, और इसको बोला जाता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। बट इसके साथ साथ 100 जितना ये डिडक्ट किया, 120 रुपीज एम्प्लॉयर को भी अलग से EPFO में देना पड़ता है। तो एम्प्लॉय का गवर्नमेंट के पास 240 रुपीज जमा हुआ, 120 उसकी सैलरी से कटा और 120 एम्प्लॉयर ने दिया, तो ये जो 120 है इसको एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयर को टोटल सैलरी 1000 नहीं पड़ी, 1000 तो थी ही, 120 उसको अलग से देना पड़ा, तो 120 अलग से, इसको कुछ लोग बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, CTC, कॉस्ट टू कंपनी। मतलब आपकी, अगर आपने एक एम्प्लॉय को रखा है जिसकी सैलरी 1000 की है और 120 उसका PF का डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड का, तो 120 आपको भी लग रहा है, तो आपको टोटल उसकी कॉस्ट जो लग रही है वो 1000 नहीं लग रही, आपको 1120 लग रही है। इसको, ये तो मैंने एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कुछ लोग क्या करती हैं, कंपनीज कहती हैं कि आप जब सैलरी देती है, जैसे आप सुनते हो ना कि उसने IIM से किया, उसने IIT से किया, इतने का पैकेज लगा, वो पैकेज क्या होता है, वो CTC होता है। वो पैकेज इन हैंड सैलरी नहीं होती, उसके अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसने जोड़ लिया, उसने कहा कि देखिए हम आपको 1000 रुपए आपकी सैलरी हुई वो, और उसके अंदर आपका 120 हम आपका देंगे, तो आपके ऊपर हमारा टोटल कितना लगेगा, 1120, तो हमारे लिए आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 1120, फिर हम आपको घर देंगे तो ये उसका लगेगा, फिर हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो जो इन हैंड आता है वो इन हैंड उतना नहीं आता, इन हैंड कम आता है। तो एम्प्लॉय के लिए तो 1120 लग गई एम्प्लॉय की सैलरी, जिसके अंदर से 120 एम्प्लॉय का और 120 एम्प्लॉयर का ये EPFO में डिपॉजिट हुआ, तो EPFO में 240 रुपीज डिपॉजिट हो गया। तो इस जो ये आपका EPFO में डिपॉजिट हो रहा है 240, इसमें से एम्प्लॉयज को पेंशन टाइम टू टाइम मिलती है। दिस इज व्हाट पेंशन।
सर बहुत सारी कंपनीज इन पेंशन फंड को अपने एक्सपेंशन के लिए भी तो यूज करती है, जब उनको चाहिए होता है कि कोई आगे बड़ा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, उनको मनी चाहिए तो अपने पेंशन फंड से निकाल देते हैं। तो सर वो कैसे अलाउ करते हैं फिर, मतलब यहाँ I'll पे? have to see that. I'll have to see that, but I don't think that is possible. But उसमें ये हो सकता है कि कंपनीज क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट को ईपीएफओ देने की बजाय वो एक अपना पर्सनल फंड भी क्रिएट कर सकती है. दैट इज अलोंग विद दैट, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इट. इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका अलोंग विद इट है. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ये ईपीएफओ ईपीएफ किसका करता है, ये आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, है ना, जहां पर एम्प्लॉइज 10 या 10 से ज्यादा होते हैं. कुछ लोग तो इसको कम ही दिखाते हैं जिससे उनको पीएफ नहीं काटना पड़े. पीएफ में फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है तो पीपल अवॉइड टू हैव पीएफ समटाइम. तो इसके नंबर है, रिस्ट्रिक्शंस है, कितने लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो और आपको भी देना पड़ेगा, तो कई बार लोग अवॉइड करते हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि देयर आर पीपल इन द मार्केट, कुछ पेंशन फंड्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना वैसे होते हैं. तो वो लोग लोगों को एनकरेज करते हैं कि आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन फंड अगर कट रहा है तो आप उसके अलावा यहाँ पे भी जमा कर सकते हो. आपकी पेंशन के लिए हम इकट्ठा करेंगे, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और इससे आपका फंड बढ़ेगा और आपको हम ऐसे देंगे. वो उनकी स्कीम होती है. और दूसरे लोग जिनका नहीं कट रहा है वो भी कर सकते हो. तो पेंशन फंड जो है, इट इज ईपीएफओ तो गवर्नमेंट का है, वो तो है. उसके अलावा देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो इन द मार्केट, वो लोग भी करते हैं. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो कंपनी ने किसी और पेंशन फंड को नहीं दिया, कंपनी खुद वो पेंशन फंड मैनेज कर रही है. तो जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा स्टील वगैरह है, तो ये टाटा स्टील वगैरह में तो जमशेदजी टाटा ने तो ये पेंशन फंड वगैरह बहुत गवर्नमेंट ने बाद में किया, इन्होंने पहले ही कर रखा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इसके अलावा एम्प्लॉयज का पेंशन फंड अपने यहाँ मेंटेन करती होंगी और उसको वो वॉलेंट्री रखती होंगी कि आपकी इच्छा है तो आप गवर्नमेंट को ईपीएफ में इतना पैसा जा रहा है, उसके अलावा आप इसमें भी जमा कर सकते हो. तो इसमें जमा करोगे तो गवर्नमेंट से आपको ये मिलेगा और हम आपको अलग से ये देंगे, तो आपको टोटल अमाउंट इतना मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो कुछ कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस must be creating a pension fund for the benefit of their employees other than the government EPF. बट जो ईपीएफ है वो तो उसका ऑप्शन नहीं, वो तो आपको करना ही है, गवर्नमेंट को देना. अगर आप एलिजिबल हैं और आप उस लिमिट में आते हैं कि आपको गवर्नमेंट को ईपीएफ में जमा करना है तो आपको करना पड़ेगा. आप उसके अलावा चाहें तो आप अपना भी एक पेंशन फंड रख सकते हैं. एम्प्लॉय के लिए आप जितना करो उतना कम है, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है. गवर्नमेंट इज नॉट स्टॉपिंग यू टू डू दैट. इज दैट ओके? और इस पेंशन फंड में ऐसा हो सकता है कि आपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन लिया है और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ने भी डाला हो. तो एम्प्लॉयर को लग रहा है कि आज ये पेंशन फंड की जरूरत हमें, आज हमारे पास जो एम्प्लॉयज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए पेंशन फंड स्टार्ट किया खुद अपना ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके अंदर एवरेज एज जो है एम्प्लॉयज की, सबकी एवरेज एज 35 ईयर्स है. तो उनको लगता है यार अभी 25-30 साल तक तो जरूरत ही नहीं है इस पेंशन फंड को यूज करने की. तो उनको लगता है कि इस पैसे को हम कहीं यूज कर लेते हैं, फिर बाद में इसमें पैसा डाल देंगे. तो ऐसा कुछ कर सकते हो. So something of this sort could have been done. ओके सर. ठीक है. तो ये हमारा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इन चीजों को आपको मैंने अभी आपको एनआईटी का डेफिनेशन दी. व्हाट इज एनआईटी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ठीक है. अभी आई थिंक देयर इज नॉट अ मच प्रॉब्लम. आई जस्ट टेक few minutes more. सार्थक को की क्लास रहती है, दैट इज नॉट हियर नाउ. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. मार्केट प्राइस, जिस प्राइस में मार्केट में बेचा. फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट आ रही है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा देने के बाद. अब इसका हम इम्प्लीकेशन देखें. मैंने आपको उस समय एनफीफा का बताया था. नाउ लेट अस सी अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये आपको पढ़ना है शीट्स को. इनडायरेक्ट टैक्स इज मोर देन सब्सिडीज, तो एनआईटी पॉजिटिव होगा, तो मार्केट प्राइस वुड बी मोर देन द फैक्टर कॉस्ट. इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन द सब्सिडीज, तो एनआईटी माइनस में होगा, तो मार्केट प्राइस वुड बी लेस देन द फैक्टर कॉस्ट. और इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू सब्सिडीज, देन एनआईटी वुड बी 0, तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट वुड बी इक्वल. सर पर फिर एनआईटी अगर माइनस में है तो फिर सब्सिडी का मतलब ही क्या होगा?
नहीं, एनआईटी माइनस में मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा दे रही है इकोनॉमी को और टैक्स कम ले रही है। तो फिर पॉजिटिव है तो क्या मतलब? सॉरी, सर फिर पॉजिटिव है तो सब्सिडी का क्या मतलब हुआ? फिर नहीं टैक्स ज्यादा है पॉजिटिव नहीं, सब्सिडी कम। पॉजिटिव है तो सब्सिडी का मतलब ये है कि कुछ लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो लेकिन नेट जो है टैक्स ज्यादा ले रही है और सब्सिडी कम दे रही है। और नेट सब्सिडीज में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है और सब्सिडीज ज्यादा दे रही है। तो सेक्टर है ना, एक इंडस्ट्री थोड़ी है। मैंने क्या कहा था, एक फैक्ट्री में सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों नहीं हो सकता। किसी को सब्सिडी मिलती है तो किसी से टैक्स होता है। तो इकोनॉमी में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसी चीज के प्रोडक्शन में सब्सिडी है, किसी चीज के प्रोडक्शन में टैक्स है। ओके। ठीक। अच्छा, फिर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ग्रॉस नेशनल, ये सब डिफरेंसेस ये आपको देखने हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, फिर जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, ये निकालना। तो आपको ये देखना है जहां जहां ग्रॉस है और नेट है वहां पे डेप्रिसिएशन का खेल है। जहां पर नेशनल और डोमेस्टिक है वहां पे एन फीफा का खेल है। और जहां मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है वहां पे एनआईटी का डिफरेंस है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिया है। अगर आप ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो एनआईटी माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं तो एनआईटी प्लस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो एन फीफा ऐड करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं तो एन फीफा माइनस करेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है ये इसका है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये मुझे आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भी समझाना है, ठीक है? इस फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा। मैंने पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको बताया हुआ है, बट इसको हम और एक बार डिटेल में देखेंगे। तो एक बार आपने जीडीपी निकाल लिया, जीडीपी निकाल लिया, तो जीडीपी जब आपने निकाल लिया तो उसके अंदर आप जीडीपी में एन फीफा ऐड कर दोगे तो जीएनपी एट एमपी आ जाएगा। देखिए ये सब आपको कनेक्शन है इसके बीच में। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ नीचे, ये मैंने एक टेबल दी है, इसको आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्वेश्चन नंबर 1 2, ये 3 4 5, ये यहाँ से हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, जस्ट टेक 2-3 मिनट्स मोर। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अगर आप जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी में आते हैं तो ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, तो एनआईटी का कोई काम नहीं है। ये भी ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, तो डेप्रिसिएशन का काम नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहा है, तो आरीन यहाँ पे क्या चीज का इफेक्ट आ रहा है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल? डोमेस्टिक से नेशनल आ रहे हैं तो वी विल ऐड एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बी का आंसर एन फीफा है। We are moving from GNP at MP to NNP at MP. So Ansh, what is the difference there? Sir, minus depreciation. When we are moving from GNP at MP to NNP at MP, the effect is depreciation. क्योंकि वो भी ऊपर भी वो है हमारा, क्या कहते हैं, it is like that कि ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन को, तो सी का आंसर जो है वो डेप्रिसिएशन। सिमिलरली ठीक है ध्रुवी, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एनएनपी एट एमपी टू एनएनपी एट एफसी, हाँ सर, माइनस एनआईटी। जब हम यहाँ नेट से नेट पे है, डिफरेंस नहीं है, नेशनल से नेशनल पे है, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं तो हम एनआईटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ दृष्टि, व्हाट अबाउट दिस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एनएनपी एट एफसी टू एनडीपी एट एफसी? एनएनपी एफसी से एनडीपी एट एफसी पे, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ एरो मैंने ऐसा दिया है, एनडीपी एट एफसी से व्हेन वी आर मूविंग टू एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एफसी से एनएनपी एट एफसी पे आता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? किस चीज का क्या एडजस्टमेंट करना? Not able to hear you, Drishti.
ये नेट है, ये भी नेट है, ये भी एफसी है, ये भी एफसी है, डोमेस्टिक से नेशनल है। वी विल ऐड एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन फीफा हम ऐड करेंगे, ठीक है। देन सिमिलरली ये सारी चीजें हैं, आपको ये डिफरेंसेस देखने हैं। एंड सिमिलरली जीएनपी से हम जब एमपी से एनडीपी और एफसी पे आते हैं, तो यहाँ जीएनपी से जीएनपी एमपी से वी आर मूविंग फ्रॉम एनडीपी एट एफसी, तो ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हैं तो एन फीफा माइनस होगा। एमपी से एफसी पे आ रहे हैं तो एनआईटी भी माइनस होगा। तो एच में तीन चीजें आएंगी, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एन फीफा एंड माइनस एनआईटी, तीनों माइनस हो गया। तो ये तीनों चेंज हो रहा है, ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक, एमपी से एफसी। तो ये इस बेसिस पे ये आपको करना है। ये सारे इफ यू हैव टू फिल इन हियर व्हाट वी आर डूइंग, क्या चीज प्लस हो रही, क्या चीज माइनस हो रही, बस आपको फॉर्मूला लिखना है उसका, व्हाट इज चेंजिंग। इफ सिमिलरली वन मोर थिंग, इफ आई डू इट हियर, मैं एनडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एमपी पे आ रहा हूँ, तो ये भी नेट है, ये भी नेट है, तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। तो जी में डेप्रिसिएशन का काम नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल है तो एन फीफा ऐड होगा, एंड ये एमपी है, ये भी एमपी है, तो जी में आप क्या लिखोगे, जी में यू विल जस्ट राइट एन फीफा प्लस एन फीफा, इस ढंग से लिखना है, ठीक है। तो ये शीट आपको कंप्लीट करनी रहेगी ना, उसको एक बार आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखना है, जीएनपी एट एमपी निकालना है और जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। जीडीपी एमपी से जीडीपी जीएनपी एट एमपी निकालना है। तो जीडीपी एट एमपी ग्रॉस ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेट, नेशनल, एमपी से एमपी, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस एन फीफा, दैट्स इट। व्हेन यू राइट हियर एन फीफा, तो जीडीपी एट एमपी बिकम जीएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो एनएनपी एनएनपी बराबर है, तो एमपी से एफसी चाहिए, तो एमपी से एफसी जाना है तो माइनस एनआईटी। ये एनएनपी एट एमपी है, ये जीएनपी एट एमपी है, तो ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये भी एमपी, ये भी एमपी। नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ये जीडीपी एट एफसी है, ये जीएनपी एट एमपी है, तो ग्रॉस ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एन फीफा, और एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस एनआईटी, ठीक है। तो ये इस ढंग से होगा। ओके सर। नाउ जस्ट अ मिनट, बस एक चीज और है, मैं आपको दूसरी शीट दिखा देता हूँ, तो वो भी आपको करना है। दिस इज द अनदर वन व्हिच यू हैव टू सॉल्व हियर। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो मुझको चाहिएगा, मतलब मुझको चाहिएगा, मतलब मुझको चाहिए। मैं आपको बता दूंगा अभी क्या करना है, और वो मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा सा स्लैकनेस आ गई, सब में मुझे टाइट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपको बताना है जैसे क्या करना है। एग्जाम्पल मैं 5th वाले से दे देता हूँ, लास्ट से, जो मुझे याद दिखने में इजी रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, क्वेश्चन गिव्स यू जीडीपी एट एमपी, और ये 3 फैक्टर्स दे रखे हैं, 3 अदर एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जीडीपी एट एमपी से ये 17,200, एनडीपी एट एमपी कितना हो जाएगा, ये जीडीपी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं एनडीपी एट एमपी बोलूं, जीडीपी एफसी बोलूं, तो यू हैव टू मेक दिस कॉलम एंड फिल अप। वो क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज निकालनी है, 2 में ये वैल्यूज निकालनी थी, एंड देन दीज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करके मुझे भेजनी है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें क्या निकालना है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके देखेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Any Thank you, other sir. question, any other query? I don't think there's any query, other question. नहीं सर, सर मैं बोल रहा था अपन इकोनॉमिक्स थोड़ा स्लो कर सकते हैं क्या, अपन बहुत ही तेज जा रहे हैं मतलब। मैं तो बहुत धीरे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में बहुत स्लो चल रहा हूँ। नहीं सर, आप बहुत मतलब अच्छे जा रहे हैं, मतलब अभी तो सर वो मतलब पर्सनली बोलूँ तो वही अभी चल रहा है मेरा, तो सर्कुलर